हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं पीएससी बाय डीसी सर हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हम एमपीपीएससी 2024 के लिए निर्धारित नए सिलेबस को क्रमबद्ध रूप से निशुल्क रूप से पढ़ रहे हैं। इसी क्रम में हम 10वीं यूनिट समाप्त कर चुके हैं। अब हम उसके एमसीक्यूज लगा रहे हैं। लगभग हमारी 6ठी यूनिट भी समाप्त होने वाली है। एक बहुत ही छोटे लेकिन विशेष टॉपिक सेबी पर आज हम फोकस करने वाले हैं। इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि एमपीपीएससी 2023 से इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को याद करते हुए हमने मूल टॉपिक पे आते हैं। हमारे सिलेबस में वित्तीय संस्थाएं दी हुई हैं और इन वित्तीय संस्थाओं में एक विशेष टॉपिक है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आज हम इसी को कवर करेंगे। सेबी अर्थात सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या है? देखिए, भारत में अलग अलग संस्थाएं बनाई गई हैं अलग अलग कार्यों को नियमित करने के लिए। ऐसे ही हमारे देश में सिक्योरिटीज अर्थात जो प्रतिभूति बाजार है, सिक्योरिटी बाजार अर्थात प्रतिभूति बाजार, इस प्रतिभूति बाजार को नियमित करने के लिए या इसका संचालन, इनका नियमन नियंत्रण करने के लिए एक संस्था बनाई गई जिसे हम सेबी कहते हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। याद रखिएगा, सेबी की स्थापना कब हुई? 12 अप्रैल 1988। ये तारीख भी याद रखनी है, 12/4/88, ये विशेष रूप से याद रख लेना। 4 अप्रैल और उसका 88 इससे याद हो जाएगा। 4 और 8 इससे ज्यादा आसान रहेगा याद करना। एक परामर्शदात्री संगठन के रूप में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन इसे अगले 4 वर्षों बाद एक वैधानिक निकाय के रूप में बदल दिया गया। सेबी के गठन का उद्देश्य पूंजी बाजार का नियमन और विकास करना और निवेशकों के हितों की रक्षा करना था। देखिए, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन भी बन जाते हैं जब टफ क्वेश्चन बनाने होते हैं, तो याद रखना है पूंजी बाजार या प्रतिभूति बाजार, ये दोनों ही शब्द उपयोग किए जाते हैं। पूंजी बाजार और प्रतिभूति बाजार का नियमन, विकास और निवेशकों के हितों की रक्षा करना, ये 3 इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 1992 के अधिनियम से इसको वैधानिक दर्जा दिया गया। वैधानिक दर्जा क्या होता है? देखिए, जब कोई संस्था कानून के माध्यम से बनती है, संसद द्वारा किसी पारित कानून से जब किसी संस्था की स्थापना होती है तो उसे हम कहते हैं वैधानिक संस्था। अगर कोई संस्था संविधान के तहत बनती है तो उसे कहेंगे संवैधानिक संस्था, और जो कानून से बनती है उन्हें कहते हैं वैधानिक संस्था। तो सेबी जब स्थापित किया गया था तब एक परामर्शदात्री निकाय था, परामर्श संस्था था, और बाद में ये संस्था परामर्श संस्था बना दिया जाता है वैधानिक निकाय के रूप में, या वैधानिक निकाय बना दिया जाता है। याद रखना, ये वैधानिक निकाय कब से प्रभावी हुआ? तो अधिनियम 92 के माध्यम से 30 जनवरी 1992 को ये प्रभावी हो जाता है या वैधानिक रूप ले लेता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय मुंबई में है। याद रखना, इसका मुख्यालय, हमारी जो औद्योगिक राजधानी है मुंबई। देखिए, हमारे देश का जो प्रतिभूति बाजार है वो भी मुंबई में है, इस कारण से इसकी स्थापना है, इसका मुख्यालय भी मुंबई में ही किया गया। आगे बढ़ते हैं। सेबी के 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। याद रखना, इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, और वो कहाँ कहाँ है? याद रखिएगा, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई। इसके साथ अगर हम मुंबई को मिला लें तो 4 बड़े महानगर हो जाएंगे, लेकिन जो मुंबई है वहां इसका मुख्यालय है, तो एक अन्य कार्यालय अहमदाबाद में बनाया गया। तो 4 इसके कार्यालय याद रखना, अहमदाबाद, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। कैसे याद रखेंगे? ए फॉर अहमदाबाद, बी फॉर बम्बई, सी फॉर चेन्नई और डी फॉर दिल्ली। तो ABCD आपको याद हो जाएगा, ए फॉर अहमदाबाद, बी फॉर बम्बई, सी फॉर चेन्नई और डी फॉर दिल्ली। तो बंबई वाला जो है इसका मुख्यालय है, बाकी 3 इसके अन्य कार्यालय हैं। हमें कलकत्ता भी याद रखना है, तो सी से कलकत्ता भी याद रख लें और सी से चेन्नई भी याद रख लें। सी से 2 बनते हैं, चेन्नई और कलकत्ता। ए फॉर अहमदाबाद याद रह गया, बी फॉर बंबई याद रह गया और डी फॉर दिल्ली याद रह गया। तो दिल्ली इसके बस एक ही पॉइंट याद रहे, मुंबई जो है वो इसका मुख्यालय, बाकी इसके क्षेत्रीय कार्यालय है। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन है? माधवीपुरी बुच। कौन है? माधवीपुरी बुच इसकी वर्तमान अध्यक्ष है, याद रखना, और पहली महिला अध्यक्ष है। विशेष तौर पर ऐसे प्रश्न बनते हैं
कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? माधवीपुरी बुच इसकी पहली महिला अध्यक्ष है। सेबी बोर्ड में एक अध्यक्ष और 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और कुछ अंशकालिक सदस्य भी होते हैं। आगे हम इसकी संरचना देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेबी आवश्यकता पड़ने पर उस समय के महत्वपूर्ण मुद्दों पर गौर करने के लिए विभिन्न समितियों का सहारा लेती है या समितियां बनाती है। देखिए, सेबी अपना जो कार्य है वो विभिन्न समितियों के माध्यम से करती है और इसकी समितियों की संख्या होती है 42। देखिए, एग्जाम सीधे प्रश्न पूछता है कि सेबी की कुल कितनी समितियां होती हैं, तो सेबी की कुल 42 समितियां होती हैं और उनके कुछ नाम है, सारे नाम याद नहीं करने, लेकिन एक दो नाम उदाहरण के रूप में हमें याद हो। कारपोरेट गवर्नेंस समिति, निष्पक्ष बाजार आचरण समिति, साइबर सुरक्षा उच्च शक्ति संचालन समिति, मध्यवर्ती सलाहकार समिति, ऐसे कुछ छोटे मोटे से नाम आपको याद रख लेने हैं। मूल रूप से 42 इसकी समितियां होती है, ये पॉइंट याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं। एक संस्था है जो इसी की संबद्ध जुड़ी हुई संस्था के रूप में जानी जाती है। हम पढ़ रहे सेबी की एक संबद्ध संस्था जो इसी के अंतर्गत काम करती है, वो है प्रतिभूति अपीलेट न्यायाधिकरण। प्रतिभूति अपीलेट न्यायाधिकरण क्या होता है? देखिए, सेबी का फुल फॉर्म आपको याद है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड के द्वारा जो कार्य जुर्माना लगा दिया जाता है, जो कार्रवाई की जाती है, उसके विरुद्ध अपील करने के लिए एक संस्था बनाई गई, सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल। याद रखना, सिक्योरिटी अपीलेट और ट्रिब्यूनल, ये मूल संस्था है। सेबी के निर्णयों से व्यथित महसूस करने वाली संस्था के हितों की रक्षा के लिए प्रतिभूति अपील न्यायाधिकरण, सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल का गठन किया गया। यह सेट में एक पीठासीन अधिकारी होता है और 2 अन्य अधिकारी होते हैं। तो सेट की जो संरचना है वो कैसी है? 1+2 है। एक इसका अध्यक्ष या पीठासीन होता है और 2 अन्य सदस्य होते हैं। इसमें सिविल न्यायालय की शक्तियां होती हैं जो सेट के विरुद्ध अपील सुनने का काम करती है। याद रखिएगा, सेट के विरुद्ध अपील कहां सुनी जाती है? सेबी के विरुद्ध अपील सेट में सुनी जाती है। और अगर कोई सेट से भी पूर्णतः संतुष्ट नहीं है, तो ऐसी यदि कोई व्यक्ति सेट के निर्णय या आदेश से व्यथित है, उससे संतुष्ट नहीं है, तो वो उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। देखो, एमपीपीएससी की आदत रहती है कि वो इस प्रकार के क्वेश्चन बनाए। सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि सेबी के विरुद्ध अपील कहां की जाती है, प्रथम अपील कहां की जा सकती है? प्रथम अपील सेट में की जा सकती है। सेट के निर्णय के विरुद्ध कहां अपील की जा सकती है? तो आपको याद रखना है, अपना सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय में इसके विरुद्ध अपील की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। सेबी की क्या शक्तियां होती हैं? सेबी की कुछ विशेष शक्तियां हैं। देखो, सेबी एक अर्धविधायी और अर्ध न्यायिक निकाय है। अर्धविधायी और अर्ध न्यायिक का अर्थ क्या हुआ? अर्ध न्यायिक। अर्ध न्यायिक और अर्धविधायी शब्द का अर्थ समझ लेते हैं हम। देखिए, ऐसा संस्था जो कुछ नीतियां बना सकता है संसद के उस अधिनियम के अधीन, उसे कहेंगे हम अर्धविधायी। विधायी शब्द का अर्थ होता है नीति निर्माण करने वाला। तो जो कुछ नीतियां बना सके वो है सेबी या अर्ध निकाय। अर्धविधायी। अर्ध न्यायिक का अर्थ क्या होता है? देखिए, ऐसे हमारे जो न्यायालय है उनके पास 2 प्रकार की शक्तियां होती हैं। न्यायालय के पास एक तो सिविल शक्तियां होती हैं और एक दीवानी, मतलब एक तो फौजदारी शक्तियां होती है, हिंदी में कहे तो फौजदारी शक्तियां होती हैं, और एक दीवानी शक्तियां होती हैं। तो ऐसे संस्था जिनके पास केवल दीवानी शक्तियां होती हैं उन्हें अर्ध न्यायिक निकाय कहा जाता है। जो तो सेबी एक अर्ध विधायी और एक अर्ध न्यायिक निकाय है जो नियमों का मसौदा तैयार कर सकता है, इसीलिए एक विधायी संस्था कही जाती है, अर्ध विधायी कहा जाता है। देखिए, जो भारत सरकार द्वारा नियम बनाए जाते हैं उनका मसौदा, प्रतिभूतियों से संबंधित मसौदा जो है वो सेबी द्वारा बनाया जाता है। ये जांच कर सकता है, निर्णय पारित कर सकता है और जुर्माना लगा सकता है। क्योंकि ये संस्था जुर्माना लगा सकती है, इसीलिए इसको एक दीवानी न्यायालय की शक्तियां या दीवानी न्यायालय कहा जाता है, क्योंकि जुर्माना लगाने के लिए दीवानी शक्तियां जरूरी होती है। आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ कार्य देख लेते हैं जिन पर कुछ बातें हो सकती है, प्रश्न बन सकते हैं। भारत के सभी स्टॉक एक्सचेंज के कार्यों का नियमन करता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में स्टॉक एक्सचेंज के कार्यों का नियमन कौन करता है? सेबी करता है स्टॉक एक्सचेंज के कार्यों का नियमन। स्टॉक एक्सचेंज स्थापित करने के मार्ग निर्देशक सिद्धांतों पर सिद्धांत
के अनुसार कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं। अर्थ क्या हुआ, देखिए जो स्टॉक एक्सचेंज बनाए गए हैं वो भारत सरकार के निर्धारित नियमों या मानकों का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसकी देखरेख भी सेबी द्वारा की जाती है। प्रतिभूति के अंतरंग व्यापार अर्थात इनसाइडर ट्रेडिंग की जांच करने या उसके नियंत्रण करने के लिए भी कौन जिम्मेदार है, सेबी। सभी प्रकार के म्यूचुअल फंड्स में के सामूहिक निवेश योजनाओं और विदेशी संस्थाओं के निवेशकों के कार्यों का विनियमन करना। देखिए हमारे देश में जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं उनमें जो निवेशक हैं उनकी देखरेख या उसका विनियमन भी कौन करता है, सेबी करता है। शेयर बाजार से जुड़े हुए लोगों को प्रशिक्षित करना एक विशेष कार्य है जिससे ये निवेश को प्रोत्साहन देने का काम करता है और निवेशकों को सिक्योरिटी सुरक्षा प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं, सेबी की संरचना याद रखिएगा। सेबी की संरचना होती है 6 सदस्यों से मिलकर बनता है, 6 सदस्य इसमें होते हैं। याद रखिए 6 सेबी का जो कार्य होता है, कार्य संचालन या इसका प्रबंधन होता है वो 6 सदस्यीय एक संचालक मंडल के माध्यम से किया जाता है। और ये 6 सदस्यीय संचालक मंडल में कौन होता है, एक अध्यक्ष होता है, याद रखिएगा एक अध्यक्ष होता है। 2 सदस्य होते हैं जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के अधिकारी के रूप में इसमें नियुक्त किए जाते हैं। एक सदस्य इसमें आरबीआई द्वारा नियुक्त किया जाता है और 2 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, मनोनयन होता है केंद्र सरकार द्वारा। इस प्रकार कुल 6 सदस्य इसमें होते हैं। एक बार हमें 6 सदस्य याद होने चाहिए। 6 सदस्यों में देखिए एक अध्यक्ष होता है जिसकी नियुक्ति कौन करती है, केंद्र सरकार करती है। 2 सदस्य होते हैं जो मंत्रिमंडल या मंत्रिमंडल के अधिकारी बनाए या अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाते हैं। एक सदस्य होता है जिसे आरबीआई द्वारा नियुक्त किया जाता है। 2 सदस्य होते हैं जिन्हें केंद्र सरकार जो है वो नियुक्त करती है। इन मंत्रिमंडल के अधिकारी और केंद्र सरकार के अधिकारी में अंतर क्या है, ये विधि विशेषज्ञ होते हैं और ये विधि या कानून से विशेषज्ञ के रूप में लिए जाते हैं और ये सामान्यज्ञ लिए जाते हैं, याद रखना। इस प्रकार कुल 6 सदस्यों से मिलकर एक संचालक मंडल बनता है और यही संचालक मंडल सेबी के कार्यों के लिए या सेबी में के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होता है। आगे बढ़ते हैं, प्रतिभूति विधि संशोधन अधिनियम 2014 हमारे देश में सेबी को शक्ति देता है प्रतिभूति अधिनियम। ये प्रतिभूति विधि संशोधन अधिनियम 2014 लाया गया और इसके द्वारा सेबी को 100 करोड़ रुपए या उससे अधिक मूल्य के किसी भी मनी पुलिंग योजना को विनियमित करने और उसके अनुपालन में संपत्ति को जब्त करने की शक्ति दी गई। आपको याद रखना है प्रतिभूति विधि संशोधन अधिनियम कब लाया गया, 2014 में लाया गया और इससे सेबी को 100 करोड़ रुपए या उससे अधिक की किसी भी मनी पुलिंग योजना पर की जांच करने और उसमें अगर कोई व्यक्ति अपराधी होता है तो उसकी संपत्ति को अटैच करने, संपत्ति को जब्त करने की शक्ति दी गई है। आगे बढ़ते हैं, सेबी के कुछ अन्य कार्य या विशेषताएं देखते हैं जिससे कुछ प्रश्न बनते रहते हैं। सेबी के अध्यक्ष के पास खोज और जब्ती कार्रवाई का आदेश देने की शक्ति होती है। आपको याद रखना है सेबी के जो अध्यक्ष हैं उसके पास जांच करने अर्थात सर्च करने और जब्ती की कार्रवाई करने का आदेश देने की शक्तियां हैं। सेबी बोर्ड उसके द्वारा जांच किए जा रहे किसी भी प्रतिभूति लेन देन के संबंध में किसी भी व्यक्ति या संस्था से टेलीफोन, कॉल डेटा, रिकॉर्ड आदि मंगवा सकती है। सेबी देखिए हमारे देश में प्रतिभूति से संबंधित सभी निवेशों या उसकी जांच करने के लिए जिम्मेदार संस्था है। तो इसकी जांच के दौरान अगर उसे लगता है कि उसे किसी कॉल रिकॉर्ड की जरूरत है, किसी डेटा की जरूरत है, तो वो किसी भी संस्था से मांग सकती है। भारत में साख क्षमता निर्धारण एजेंसी अर्थात क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो होती हैं, जो समय समय पर अलग अलग क्रेडिट रेटिंग्स दर्शाती है, उनका भी नियमन या उनकी जांच भी जो है सेबी द्वारा की जा सकती है, उनका नियमन भी सेबी द्वारा ही होता है। बिग वर्क रेटिंग्स एक भारतीय साख क्षमता निर्धारण एजेंसी है। देखिए बिटवर्क इसका एक उदाहरण है जो क्रेडिट रेटिंग्स एजेंसीज हैं जिनका नियमन कौन करता है, विनियमन किया जाता है सेबी द्वारा। ये सीधा प्रश्न एग्जाम में बन सकता है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का नियमन किसके द्वारा किया जाता है, सेबी द्वारा किया जाता है, जो सेबी के पंजीकृत आरबीआई से मान्यता प्राप्त एक संस्था है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
1988 में 1988 में जब सेबी की स्थापना की गई थी, तो इसकी जो चुकता पूंजी थी या इसकी जो प्रारंभिक पूंजी थी वो 7.5 करोड़ रुपए थी। और ये 7.5 करोड़ रुपए भारत सरकार द्वारा नहीं दिए गए थे, ये 3 संस्थाओं द्वारा दिए गए थे। आईडीबीआई द्वारा, आईसीआईसीआई द्वारा, आईसीआईसीआई और आईएफसीआई द्वारा। याद रखिए, मैंने पिछले लेक्चर में आपको ये तीनों संस्थाओं को डिटेल में पढ़ाया हुआ है। ये तीनों संस्थाएं मिल करके सेबी की प्रायोजक संस्था कहलाती है। आज भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है, किन संस्थाओं या कौन सी संस्थाएं सेबी की प्रायोजक संस्था है। हमें याद रखना है आईडीबीआई, आईडीबीआई, आईसीआईसीआई और तीसरा संस्था आईएफसीआई। ये तीनों याद रखना, आईएफसीआई, ये तीनों संस्था मूलतः याद रखनी है आप सब लोगों को। आगे बढ़ते हैं। भारतीय पूंजी बाजार को विनियमित करने की वैधानिक शक्ति किसके पास है? सेबी के पास। ये प्रश्न जो पूछे गए वहीं से मैं आपको बता रहा हूं। भारतीय प्रतिभूति बाजार को नियमित करने की वैधानिक शक्ति सेबी के पास है, क्योंकि हमने देखा सेबी अब वर्तमान में एक विधिक निकाय है, वैधानिक संस्था है। नए प्रावधानों के अनुसार किसी भी शेयर बाजार को मान्यता प्रदान करने का अधिकार भी किसके पास में है? सेबी के पास में है। शेयर बाजार के किसी सदस्य या किसी बैठक में मताधिकार के संबंध में नियम या उससे संशोधित करने का अधिकार भी सेबी के पास है। देखिए, जो शेयर बाजार होते हैं उसमें अलग अलग होल्डर्स होते हैं, अलग अलग पार्टनर्स हो सकते हैं, तो उनका जो प्रतिशत है, उनकी जो शेयर होल्डिंग है, उसके निर्धारण का अधिकार भी सेबी के पास होता है। सेबी संशोधन विधेयक 2002 में इनसाइडर ट्रेडिंग से संबंधित जो मामले होते हैं उसमें 25 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाने की शक्ति सेबी के पास होती है। और साथ ही सेबी लघु निवेशकों से धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए किसी भी संस्था या किसी भी व्यक्ति पर 1 लाख रुपए प्रतिदिन या अधिकतम 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा सकती है। आपको दो बातें यहां से याद रखनी है। देखिए, इनसाइडर ट्रेडिंग के मामले में 25 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगा सकती है, जबकि सामान्य जो अनियमितता है उसकी या धोखाधड़ी के संबंध या स्थिति में ये अधिकतम 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा सकती है। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, हम कुछ करंट अफेयर्स सेबी से रिलेटेड देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है ओडीआर। ओडीआर क्या होता है? ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। सेबी ने जो विवाद होते हैं उनके निपटान के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जिसको हम ओडीआर कहते हैं। एग्जामिनर इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है और ये भी पूछ सकता है कि ओडीआर का नियंत्रण या ओडीआर किस काम के लिए है। तो प्रतिभूति बाजार में जो शिकायतें हैं उनकी ऑनलाइन निगरानी करने का काम करता है ओडीआर। शिकायत निवारण प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए सेबी ने ऑनलाइन विवाद समाधान प्लेटफॉर्म ओडीआर तंत्र शुरू किया है। इसका उद्देश्य है पीड़ित निवेशकों को मध्यस्थों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना। याद रखना, ओडीआर क्या है? ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। अगला एक पॉइंट और देखते हैं। अभी कुछ ही समय पहले एक स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई, जिसे सोशल स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। सोशल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना सेबी की स्वीकृति के बाद 2022 जुलाई में की गई। कब की गई? जुलाई 2022 में। याद रखना, सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए एक फ्रेमवर्क का अनावरण किया गया जो 2022 में अधिसूचित किया गया है। आपको ये बात याद रखनी है। एक सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड का एक और स्टॉक एक्सचेंज बनाया गया है जिसे सोशल स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। इसकी स्थापना जुलाई 2022 में की गई है। और आगे बढ़ते हैं, मंथन क्या है? मंथन, देखिए, हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं सेबी से रिलेटेड। मंथन नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष ऑनलाइन एक आइडियाथॉन लॉन्च है। ये क्या होता है? देखिए, सेबी आम जनता से बहुत सारे आइडियाज स्वीकार करती हैं और वो आइडियाज मंगवाने के लिए, मांगने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया गया या ऑनलाइन सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसे हम मंथन के नाम से जानते हैं। आपको याद रखना, मंथन क्या है? नवाचार, प्रतिभूति बाजार में नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए, प्रतिभूति बाजार में प्रौद्योगिकी या नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सेबी द्वारा आयोजित किया गया एक सम्मेलन था मंथन। ये याद रखिएगा।
अगला सारथी मोबाइल ऐप, ये क्या है? देखिए हमारा जो सेबी है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने सारथी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ये क्या करता है? एप्लीकेशन प्रतिभूति बाजार के बारे में जानकारी प्रदान करता है। अगर आपको आज किसी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड का रेट देखना है कि उसमें कमी हुई, वृद्धि हुई, तो ये सारी सुविधाएं आपको सेबी सारथी मोबाइल ऐप पर प्राप्त हो सकती है, जिसका संचालन सेबी द्वारा किया जाता है। एक सिक्योर ऐप है, आप इसके माध्यम से सारी निवेशकों के संबंध में जानकारी या निवेश से संबंधित सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। देखो ये जो सेबी नाम का टॉपिक है बहुत ज्यादा कठिन नहीं, बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसकी छोटी छोटी बातों से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप सब लोगों को इसे जल्दी से कंप्लीट कर लेना है, याद कर लेना है। मैं चाहता तो इसको और थोड़ा सा अच्छे फॉर्मेट में बनाता, लेकिन मुझे लगता है कि छोटे से टॉपिक को ज्यादा लंबा खींचना उचित नहीं है। इससे 1 या 2 एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आप सब लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। आप सब लोग अपना अभिमत जरूर बताया करें, कमेंट करके बताएं कि कैसा लगते हैं आपको ये वीडियो। थैंक यू।